प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 113वीं बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि आज एक बार फिर बात होगी देश की उपलब्धियों की, देश के लोगों के सामूहिक प्रयासों की। 21वीं सदी के भारत में कितना ही कुछ ऐसा हो रहा है जो विकसित भारत की नींव मजबूत कर रहा है। 23 अगस्त को राष्ट्र ने चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाते हुए पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया। वहीं सभी बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी की मन की बात सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात के 113वें एपिसोड पर भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, हम लोगों ने कार्यक्रम सुना है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपका मन प्रफुल्लित कर देगा। आपको आशा है कि एक नई किरण दिखाता है। इस मन की बात के अंतर्गत और भी बीजेपी नेताओं ने अपना बयान दिया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुनिए। लखनऊ लोकसभा की कैंट विधानसभा क्षेत्र में बूथ संख्या 89 पर मन की बात के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वचनों को सुनने के लिए हम सब कार्यकर्ता यहां इकट्ठा हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन में हर बार कुछ नया होता है। इस बार मानव और पशु को किस ढंग से एक साथ जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश में काम हो रहा है, उस पर चर्चा हुई। पर्यावरण के साथ साथ युवाओं के जो नए आविष्कार हैं उन पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने आईआईटी मद्रास के युवाओं से चर्चा की। इसके अलावा विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। आदरणीय जी, आज हम लोग लोधी रोड पर धोबी घाट कॉलोनी में आए हैं और यहाँ पर सेवा बस्ती में आकर हम लोगों ने कार्यक्रम सुना है हमारे यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ, भाई बहनों के साथ। मन की बात एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपका मन प्रफुल्लित कर देगा, आपको आशा की एक नई किरण दिखाता है। आज के कार्यक्रम में अगर आप देखें, गैलेक्स आई के जो फाउंडर्स हैं, उसमें जो डैनियल साहब ने कहा वो दिखाता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उन्होंने कहा कि आज के युवा में स्टार्टअप करने में एक नई ऊर्जा है, क्योंकि उनको पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में अब भारत में ब्रेन ड्रेन नहीं, ब्रेन गेन का मौसम आ गया है। सारे के सारे स्टार्टअप, खास करके अगर वो साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पेस सेक्टर में है, तो वो एक्साइटेड है भारत में आकर मां भारती की सेवा करने के लिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव पहुंचे। वहां पहुंचने पर पीएम मोदी का जोरदारी से बहनों ने स्वागत किया, उनकी आरती उतारी। पीएम मोदी ने लखपति दीदी सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने स्व सहायता समूहों को रिवॉल्विंग फंड और लगभग 5,000 करोड़ रुपए का लोन जारी किया। कार्यक्रम से पहले पीएम ने योजना की लाभार्थी महिलाओं से चर्चा भी की। वहां उन्होंने करीब 11 लाख लखपति दीदियों को सर्टिफिकेट भी बांटे। उन्होंने बताया है कि लखपति दीदी योजना में अब तक 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं, जबकि सरकार का लक्ष्य 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का है। महाराष्ट्र के बाद पीएम राजस्थान जाएंगे, जहां वे जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट प्लेटिनियम जुबली समारोह में शामिल होंगे। यहां पीएम मोदी हाईकोर्ट संग्रहालय का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी ने आगे कुछ क्या कहा, सुनिए। साथियों, लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है। यहां इस मैदान में मौजूद हर बहन बेटी अच्छी तरह जानती है कि जब वो कमाने लगती है तो कैसे उसका अधिकार बढ़ जाता है, घर परिवार में उसका सम्मान बढ़ जाता है। अपनी बात शुरू करने से पहले मैं नेपाल बस हादसे को लेकर अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। इस हादसे में हमने महाराष्ट्र के जलगांव के अनेक साथियों को खोया है। मैं सभी पीड़ित परिवारों के प्रति
संवेदना व्यक्त करता हूं। जैसे ही ये हादसा हुआ, भारत सरकार ने तुरंत नेपाल सरकार से संपर्क किया। हमने हमारी मंत्री रक्षाताई खड़से को तुरंत नेपाल जाने के लिए कहा। हमारे जो परिजन नहीं रहे, उनके शरीर को हम वायुसेना के विशेष विमान से वापस लाए हैं। जो घायल है, उनका अच्छे से इलाज चल रहा है। मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आपके बीच आया था, तब मैंने कहा था कि हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। यानी 3 करोड़ ऐसी बहनें और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है, जिनकी 1 साल की कमाई 1 लाख रुपए से अधिक होगी। बीते 10 वर्षों में 1 करोड़ लखपति दीदी बनी और बीते 2 महीने में, सिर्फ 2 महीने में 11 लाख और लखपति दीदी उसमें जुड़ गई, नई बन गई। जब मैं लोकसभा चुनाव के दौरान आपके बीच आया था, तब मैंने कहा था कि हमें 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। यानी 3 करोड़ ऐसी बहनें और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करती है, जिनकी 1 साल की कमाई। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखपति दीदी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। आज 11 लाख और महिलाओं को लखपति दीदी के रूप में प्रमाणित किया जाने वाला है। आज स्वयं सहायता समूह के खाते में 2500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड जमा किया जाएगा और बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूह के खातों में 5000 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कुछ क्या कहा, सुनिए। कल हम लोग चिंतित थे, गिरीश जी भी यहां पे, रात भर पानी गिरा, सवेरे बहनें कैसे आएगी। लेकिन धन्य है बहनों, आपका प्रेम अपने भाई मोदी जी को सुनने आप हजारों की तादाद में आई है। भारी बरसात के बावजूद पंडाल छोटा पड़ गया और बहनों का रेला और चला आ रहा है। मैं ऐसी बहनों को और उनके प्रेम को प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, वहीं वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर AIMIM सांसद असुद्दीन ओवैसी कहते हैं, संरचना समिति के अध्याय 11 में वक्फ संपत्तियों का जिक्र है, जिसमें 6 राज्यों का जिक्र है जहां वक्फ संपत्तियों पर सरकार ने कब्जा कर लिया है। दिल्ली में सरकार ने वक्फ की 200 से ज्यादा संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है। मोदी सरकार वक्फ वाई यूजर को खत्म करने की कोशिश कर रही है। आगे ओवैसी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आभूषणों में बालाजी के 76 मुकुट, बालाजी की कड़े, माला, 2 मुष्टिमाएं, पर्वत, 10-12 किलो के लगभग चांदी के आभूषण और सिर बाबा का त्रिपुण, माता का मुकुट, पीछे की दोनों दान पेटियां, कैमरे के 2 DVR, जिसमें दिल्ली के 200 तो पहले भी चोरी हुई थी। हाँ, पिछली बार भी हुई थी 3-4 साल पहले। आएगा सुरक्षा कर्मी को कोई भी कलेक्टर, हाँ, सुरक्षा कर्मी को बांध के पीछे पटक गया टंकी के वहाँ पे, और कौन सा बड़ी मुश्किल से उसको, फिर वो पंडित जी हमारे को रात को यहीं रुके तो उन्होंने उसके हाथ मार कौन सा कलेक्टर देगा। अच्छा, महाभारत कालीन मंदिर बताया जाता है। हाँ जी।
क्या इसकी विशेषता, कौन लोग जुड़े हुए हैं बड़े जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सीबीआई की तो सब मंदिर पे जुड़े हुए हैं, यहाँ के नागरिक में तो नहीं कर सकते। राष्ट्रपति भी आ चुके हैं यहाँ पे, हाँ जी दर्शनार्थ की मुख्यमंत्री वगैरह भी आ हाँ, चुके हैं। मुख्यमंत्री जी आ चुके, आप बोल रहे ना, महाराज आ चुके 4-5 बार। राहुल गांधी को लेकर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी समाज में शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक लोगों के लिए जनगणना चाहते हैं। जाति आधारित जनगणना हो जाने के बाद वंचित, शोषित या समाज के पिछड़े लोगों को उनका अधिकार मिले। राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि वह उनके लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर इससे उनका राजनीतिक नुकसान होता है तो हो जाए। हम राहुल गांधी के इस प्रतिबद्धता को सलाम करते हैं। राहुल गांधी समाज में शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक या देश के रहने वाले जो लोग हैं, जनगणना चाहते हैं। जब जनगणना हो जाए जाति आधारित, तो उसके बाद जो वंचित, शोषित या समाज में पिछड़े हैं, इनको उनका अधिकार मिले जिससे वो वंचित है। उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए और वो उदाहरण सच्चाई का 100% आईना है। राहुल गांधी ने यहां तक कह दिया कि अगर इससे मेरा राजनीतिक नुकसान होता है, हो जाए, पर ये मेरे लिए राजनीतिक मिशन नहीं, मैं अपना घाटा सह लूंगा राजनीतिक, लेकिन इस मिशन से कदम नहीं खींचूंगा। हम सैल्यूट करते हैं राहुल गांधी समाज में शोषित। वहीं एकीकृत पेंशन योजना पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, ये बात साबित हो गई है कि देश की तमाम पार्टियां और विपक्षी दल जो कह रहे थे वो बात सही थी। केंद्र सरकार खुद केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को दबा रही थी। जिस तरह से केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने भाजपा के खिलाफ मतदान किया, उससे भाजपा की अकल थोड़ी ठिकाने आ गई। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी की अकल थोड़ी ठिकाने आई है और मुझे लगता है कि देश की तमाम अपोजिशन पार्टियां, विपक्षी दल जो कह रहे थे वो सही था। विपक्षी दल जनता की आवाज बुलंद कर रहे थे और केंद्र सरकार झूठे अहंकार के अंदर सारे के सारे केंद्र सरकार के मुलाजिमों को दबा रही थी। जिस तरीके से केंद्र सरकार के एम्प्लॉइज ने इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी की अकल थोड़ी ठिकाने आई है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द और भी अन्य जो इन्होंने फैसले लिए, जैसे इन्होंने अग्निवीर का फैसला लिया, जिसके अंदर लाखों लोगों को का जो सपना था फौज में जाने का, उसको तोड़ा। उस फैसले को भी बहुत जल्द वापस लें। वहीं पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले में जांच और तेज हो गई है। मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग गए हैं। इस सिलसिले में सीबीआई ने वित्तीय अनियमितताओं को लेकर कोलकाता स्थित आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य के परिसरों और 14 अन्य स्थानों पर छापेमारी कार्रवाई की है। वहीं जांच एजेंसी की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के आवास पहुंची है। इसके साथ ही सीबीआई की एक टीम ने फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टेक्नोलॉजी की डेमोस्ट्रेटर डॉक्टर देवाशीष सोम के घर पर भी दबिश दी है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा रविवार को दतिया पहुंचे। विशेष विमान से आए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का हवाई पट्टी पर डॉक्टर निरोत्तम मिश्रा सहित जिले के कलेक्टर संदीप एवं एसपी वीरेंद्र मिश्रा ने उनका जोरदारी से स्वागत किया। इस दौरान हवाई पट्टी पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वो अपने काफिले के साथ सिद्धपीठ मां पीताम्बरा माई के दरबार पहुंचे, जहां उन्होंने विधि विधान से विद्वानों की मौजूदगी में पूजा अर्चना की और वनखंडेश्वर महादेव पर जलाभिषेक भी किया। उपराज्यपाल की अगवानी के लिए कलेक्टर संदीप माकेन और एसपी वीरेंद्र मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे।
वहीं मध्य प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से बांधों का जलस्तर बढ़ रहा है और नाली नाले उफान पर हैं। विदिशा का हलाली डैम भी पूरी तरीके से भर चुका है। इसके बाद 5 मीटर तक बांध के गेट खोले गए हैं और निचले इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट जारी किया गया है। बेतवा नदी के आसपास निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया गया है कि वो बाढ़ वाले पानी से दूर रहें। लोगों को बेतवा नदी और बेस नदी से दूर रहने की हिदायत भी दी गई है। वहीं गुना कैंट थाना क्षेत्र के हनुमान टेकरी मंदिर में एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने 6 मिनट में ही वारदात को अंजाम देकर सुरक्षा में लगे एक गार्ड को बंधक बनाया और दूसरे गार्ड को डर दिखाकर वहां से भागने में सफल रहे। वहीं चोर आभूषण सहित अन्य जरूरी सामान डीवीआर चोरी करके फरार हो गए। सूत्रों के अनुसार चोरी की संख्या 6 बताई जा रही है। लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के केंद्र कैंट थाना क्षेत्र के हनुमान टेकरी मंदिर में एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। कैंट थाना क्षेत्र में बढ़ती चोरी की लगातार वारदातें कभी मुंह पर मुखौटा बांधकर घरों का सफाया करते हैं, लेकिन वर्ष 2020 की टेकरी धाम पर चोरी के बाद एक बार फिर टेकरी धाम को चोरों ने निशाना बनाया। आभूषणों में बालाजी के छत्तर, मुकुट, बालाजी की कड़े, माला, 2 मुस्कुराएं, पर्वत, 10-12 किलो के लगभग चांदी के आभूषण और सिद्ध बाबा का त्रिपुंड, माता का मुकुट, पीछे की दोनों दान पेटियाँ, कैमरे के 2 डीवीआर। तो पहले भी चोरी हुई थी यहाँ पे? हाँ, पिछली बार भी हुई थी 3-4 साल पहले लगभग। तो यहाँ की सुरक्षा कर्मी को भी बांध कर? हाँ, सुरक्षा कर्मी को बांध के पीछे पटक गए टंकी के वहाँ पे। वो बड़ी मुश्किल से उसको फिर वो एक पंडित जी हमारे को रात को यहीं रुके तो उन्होंने उसके हाथ माथ खोले। अच्छा, महाभारतकारी मंदिर बताया जाता है। हाँ जी। क्या इसकी विशेषता और कौन लोग जुड़े हुए हैं बड़े DVI की? तो सब मंदिर पे जुड़े हुए हैं यहाँ के हनुमान नागरिक शहर के। राष्ट्रपति भी आ चुके हैं यहाँ पे? हाँ जी, दर्शनार्थ की मुख्यमंत्री वगैरह भी? हाँ, मुख्यमंत्री जी आ चुके, महाराज आ चुके 4-5 बार। लोगों को क्या आस्था का बहुत। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में नगर निगम वार्ड कार्यकारिणी चुनाव कराने को लेकर सभागार में सपा पार्षदों ने नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा काटा। आपको बताते चलें कि अलीगढ़ नगर निगम बोर्ड की कार्यकारिणी का चुनाव होना सुनिश्चित किया गया था। नगर निगम के सभागार में पार्षदों के साथ महापौर प्रशांत सिंघल और नगर आयुक्त विनोद कुमार मौजूद रहे, जिसके चलते कार्यकारिणी चुनाव की कार्रवाई शुरू हुई। सभागार में सपा के पार्षदों का कहना था कि पर्ची प्रक्रिया के बाद चुनाव कराया जाए, जिस पर महापौर प्रशांत सिंघल ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया 2 चरणों में ही कराई जाएगी। एक चरण में पर्ची निकाली जाए, वहीं दूसरे चरण में चुनाव कराए जाए। यही वजह है कि इसी बात को लेकर सभागार में सपा पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद चुनाव न कराने को लेकर विवाद शुरू हो गया। जहां सपा पार्षदों ने हंगामा शुरू करते हुए वहां पर जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। चुनाव के दौरान विवाद इतना बढ़ गया, वहां सपा पार्षदों के द्वारा सभागार कक्ष में रखी कुर्सी फेंकी गई और कांच के गिलास सहित शीशे तोड़ दिए गए। मामले ने तुल पकड़ा और हंगामा होते हुए देख महापौर और नगर आयुक्त कार्यकारिणी चुनाव के बीच छोड़कर सभागार से निकल गए। कोई भी भागा नहीं। आप जरा प्रक्रिया को समझ लीजिए। आप जब ये पर्चियां निकल गई, इतनी जल्दी चुनाव की तैयारी नहीं हो सकती थी। 90 बैलेट पेपर छपने होते हैं, पर्चे दाखिल करने होते हैं, कौशल जी को बुलाना होता है, इसलिए सदन खत्म नहीं किया, समाप्त नहीं किया, स्थगित किया गया। पहली बात तो ये, और ये आपका शब्द नहीं है, भागे नहीं गए, सर्वसम्मति स्थगित हुआ है। कुछ लोग ने जो वातावरण बिगाड़ा है उसकी हम निंदा करते हैं, तोड़ फोड़ की हम निंदा करते हैं। चुनाव कराने क्यों आए महापौर? चुनाव करा नहीं, आप उनको नहीं पता, बैलेट पेपर नहीं है, सामग्री नहीं है, तो क्यों चुनाव में लेके आ गए? पर बता तो दो। आप सुनिए। हाँ, अरे आप सुनिए, इसलिए ऐसा होता है, जो हमारे मेंबर थे जिनको वोट डालना था, वो कुछ लोग अलीगढ़ में नहीं थे इस वक्त, उनसे बात की गई, उन्होंने कहा हमको समय दिया जाए, इसलिए स्थगित किए। पहली बात, अधूरी तैयारी के साथ क्यों? नहीं, तो कोई तैयारी अधूरी नहीं है, स्थगित किया गया, सदन खत्म नहीं किया गया। मोहम्मद हफीज अब्बासी, पार्षद, कार्यकारी सदस्य, मुख्य सचेतक समाजवादी पार्टी। 2 मीटिंग बोर्ड अधिवेशन कैंसिल होने के बाद आज तीसरी बार अधिवेशन रखा गया था, जिसमें कार्यकारिणी का चुनाव होना था, जिसमें भाजपा के चुनाव में 5 कार्यकारिणी के सदस्य निकल गए और 1 सदस्य बचे, जिसमें अभी कार्यकारिणी का चुनाव होना है और 6 लोगों के लिए चुनाव होना है। और उसमें उन्हें लगा
कि अब वो लोग 5 लोग नहीं जिता सकते। इसी की वजह से तत्काल सदन छोड़कर भागे और यहाँ से कोई कुछ भी नहीं कहा पार्षदों से, सिर्फ सदन छोड़कर भाग गए। हम इसका घोर विरोध करते हैं। इन्होंने संविधान का अपमान किया है और इस संविधान के अपमान के साथ हम संविधान के साथ है। ये सरकार संविधान का अपमान करती है और हम पीडीए के साथ है और पीडीए के साथ हमेशा रहेंगे। आगे रणनीति इनके खिलाफ आंदोलन करेंगे और आगे जो भी रणनीति होगी हमारे पार्टी संगठन जो तय करेगा उस पर आगे काम करेंगे। ये वीडियो मछली विहार मार्केट का है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा, जिसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि किस प्रकार से कुछ पुलिस वाले सड़क किनारे मछली बेच रहे विक्रेताओं के सामान को सड़क से नीचे नाले में फेंक रहे हैं। कुछ फुटपाती दुकानदार पुलिस से विनती करते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसे नजरअंदाज करते हुए पुलिस वाले पैरों से उनके सामानों को सड़क किनारे गड्ढे में फेंक रहे हैं। वहीं विक्रेताओं के द्वारा अपने अपने सामानों को नाले में उतार कर बटोरते हुए भी देखा जा सकता है। इस पूरे प्रकरण का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। दरअसल पिछले कुछ समय से ट्रैफिक रेगुलेट करने को लेकर सड़क किनारे मछली बेचने वाले विक्रेताओं और पुलिस के बीच गतिरोध चल रहा है। पुलिस का कहना है कि बेहतर ट्रैफिक रेगुलेट करने में सड़क किनारे मछली बेच रहे विक्रेता बाधा बन रहे हैं, वहीं जबकि इन लोगों को बाजार समिति ने वातानुकूलित मछली बेचने का स्थान उपलब्ध कराया गया है। कई बार चेतावनी देने के बाद भी इन लोगों के द्वारा जबरन अपनी दुकानों को सड़क किनारे सजा दिया जाता है, जिसके कारण ट्रैफिक व्यवस्था में दिक्कतें आती हैं। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद संदर्भ में ट्रैफिक थाना अध्यक्ष सुशील कुमार राहुल ने बताया है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। मामले का पता लगाया जा रहा है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिजनौर में गुलदार से परेशान लोगों को अब राहत मिल गई है, क्योंकि अब गुलदार कैद हो चुका है। आपको बता दें कि गांव जाफरपुर में वन विभाग द्वारा लगाए गए पिंजरे में गुलदार कैद हो गया है। रात एक गुलदार घेर में रखे पिंजरे में आ फंसा। सूचना पर वन क्षेत्र अधिकारी वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और ट्रैक्टर ट्रॉली में पिंजरा रखवाकर साहूवाला रेंज कार्यालय परिसर ले आए। वन क्षेत्र अधिकारी राजेंद्र प्रसाद ध्वानी ने बताया है कि गुलदार के पिंजरे में फंसने की सूचना वन विभाग के उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। गुलदार को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद विभागीय निर्देशों के मुताबिक अन्यंत्र भेजा जाएगा। उधर गुलदार के पकड़े जाने पर गांव में गुलदार की आवाजाही से भयभीत जाफरपुर के ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।